नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ। आज आपको देखकर सामने, हालांकि आमने सामने बैठे नहीं हैं हम लोग, लेकिन आ, ऑनलाइन देखकर आपको वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू सौम्या, और आपके चैनल को देखने वाले उनके भी मैं हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जी। प्रदीप जी, हाँ जी। मैं, हालांकि इस तरह की किसी इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन सभी ऑडियंस में जो फैंस हैं, जो सिर्फ कॉमिक बुक्स के पन्ने ही नहीं पलटते हैं बल्कि क्रेडिट्स में जाके नाम ज़रूर पढ़ते हैं, उनको याद रखते हैं और बाकायदा चैनल पे आके मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप इन फलाना आर्टिस्ट को बुलाइए, इनको बुलाइए। उसमें से मेरे पास बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही थी कि आर्टिस्ट तो कई आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि कलरिंग डिपार्टमेंट को संभालते हों, और ना केवल कुछ समय से बल्कि इतने लंबे समय से संभाला हुआ हो, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकें कॉमिक बुक इंडस्ट्री के बारे में, खुद के बारे में। और उसी के चलते आज हम आप तक पहुंच पाए हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ सवाल हैं जो कि आपके लिए लाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातचीत हम आपसे इस बारे में करना चाहेंगे। ठीक है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है, हम हमेशा ये सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी पैदाइश दिल्ली है और मेरा जो गांव है वो हरियाणा में है, सांपला के पास एक छोटा सा गांव है भैंसू। उसकी आबादी यही करीबन 10-15 हजार होगी, क्योंकि गांव ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे। हाँ। तो वहां पे है मेरे जो मेरी दो बड़ी सिस्टर, एक बड़ा भाई है, वो वहां पैदा हुए हैं। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था 1981 में। और दिल्ली में हम नजफगढ़ में रहते हैं। अच्छा। ओके। तो जी जी। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो आपकी एजुकेशन रही है, वो टिल जी। 12th किन सब्जेक्ट्स में हाँ। रही? देखिए, एजुकेशन में मेरा ऐसा था कि मैंने 12th तक ही किया है। हाँ और पढ़ने में मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा नहीं था। हाँ। मतलब नॉलेज अलग चीज है, लेकिन एकेडमिक मेरी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें था नहीं स्टार्टिंग से। जी। तो पढ़ाई मेरा बहुत ज्यादा वो था नहीं। हम्म। तो और आर्ट फील्ड में मैंने उसमें आर्ट स्ट्रीम से किया था 12th। और वो उसका रीजन आप समझ सकते हैं क्यों किया था, कि कॉमर्स और साइंस मेरे सर के ऊपर से जाती थी। तो इसलिए मैंने आर्ट लिया था। और मेरा, अगर आप सब्जेक्ट की बात करें फेवरेट, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जैसे हर आर्टिस्ट का होता है वो आर्ट ही था। हम्म। ठीक है। प्रदीप जी, आप प्लीज ये बताएं कि आफ्टर 12th ये आर्ट्स को कैरियर और प्रोफेशन बनाने का ये रास्ता कैसे खुला आपके सामने? एक्चुअल में ये 12th के बाद नहीं हुआ था, ये बचपन से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मैं पूरी अपनी बताता हूँ कि वो एक डायलॉग है ना मूवी का, शाहरुख खान का, कि आप अगर किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात साजिश करने लग जाती है। जी जी जी। कॉमिक का मेरी लाइफ में जब वो हुआ, उस टाइम मैं 4 साल का था, बहुत छोटा था। और मैं पढ़ना भी नहीं जानता था उस टाइम तक, क्योंकि 4 साल उस टाइम पे 80s के टाइम पे वो नहीं होता था कि जो छोटी क्लासें होती नर्सरी वगैरह, वो इतना था नहीं चलन में। तो मेरा बड़ा भाई था, उसने मुझसे बोला कि मैं छोटा था, लाडला था, तो बोला कि ऐसा कर, तू जाके मम्मी से पैसे मांग ले और फिर हम जाके दुकान पे चीज खाए। तो मैंने जाके मम्मी से मांग लिया 1 रुपया। उस टाइम 1 रुपया ही बहुत होता था। बिल्कुल। तो अब भाई गया, उसने कुछ टॉफी वॉफी 1 रुपए में काफी आ जाते थे। उस टाइम पे कॉमिक रेंट पे मिलती थी, 25 पैसे में मिलते थे रेंट। और उसने कॉमिक ली, पहली कॉमिक मेरी लाइफ की वो थी जो मैंने देखी थी, वो थी पिंकी और रुस्तम। और ओके। मुझे पढ़ना नहीं आता था, तो उसने ऐसे मेरे को गोदी में बैठा के और ऐसे रख के पढ़ा सामने, और उसने पढ़ के सुनाई मुझे। वहां से मेरा कॉमिक का इंटरेस्ट आ गया। और फिर वही चीज थ्रू आउट मेरी पूरी लाइफ में रही, कि मतलब ये लगा लीजिए कॉमिक लाइफ थी उस टाइम पर, कि हम किताबों के अंदर रख के कॉमिक पढ़ते रहते थे, पकड़े बिल्कुल। जाते थे तो पिटाई होती थी। कई बारी तो मेरी कलेक्शन फाड़ दी गई, मेरी मम्मी ने जला दी कई बारी, कि ये इससे इसका पिंड छूटे और ये पढ़ाई पे ध्यान दे। क्योंकि उस टाइम किसी को ये था ही नहीं कि कॉमिक फील्ड भी कोई चीज होती है जो एज ए प्रोफेशन हो सकता है। हम्म। तो 10th तक आते आते मैंने ये मन बना लिया था कि मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं कॉमिक ही बनाऊंगा। फाइनली मेरे पापा ने बोला कि अच्छा चलिए बता कितने पैसे लगे, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ अरीना है, अरीना उस टाइम पे बहुत फेमस था मल्टीमीडिया के लिए।
तो अरीना में मैंने जाके पता किया, लेकिन वो कॉमिक से रिलेटेड कुछ करवाते नहीं थे उस टाइम पे, बेसिकली उनका सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता था। तो मुझे ये तो पता था कि हाँ भाई कॉमिक में फोटोशॉप का बहुत हाथ होता है, तो मैंने फोटोशॉप वहाँ से सीखा। और इस सारे उसके दौरान जो था कि मेरी 12th खत्म हो गई और मेरे 12th का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में ये आया कि मेरा आ गया कंपार्टमेंट। और जब मैं अपनी रिजल्ट लेकर आया तो मैं डर गया बहुत ज्यादा कि मैं अब घर जाके कैसे बताऊं। तो मैं घर जाने के बजाय मैं क्या करता था कि मैं स्केचेस बनाता था, जो भी बनाता था उस टाइम पे। मेरे पास एक स्केच बुक होती थी जिसमें मैं बनाता रहता था। तो मैं वहां से सीधा पहुंचा राज कॉमिक, ठीक है। और मैंने वहाँ पता किया सब कुछ, और मैं आके बोला कि हाँ। तो पापा ने पहले पूछा कि रिजल्ट कैसा रहा, तो मैंने बता दिया कंपार्टमेंट आया है। तो बोले कि अच्छा फिर आगे क्या करेगा। मैं कहा मैं ऐसे ऐसे राजकोट में गया था और मैं सारा पता करके आ गया हूँ कैसे, और मैं ये खत्म करने के बाद मैं वहाँ काम करूँगा। कह रहा ठीक है देख ले तू अपना कैसे करेगा। मैं राजकोट में गया था उस टाइम पे, याद हो आपको एक एड आया था इंस्टीट्यूट का करके, अनुपम जी कॉमिक कैसे बनाए उसका इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे। अनुपम कॉमिक में ऐड आया था। कुछ हाँ अनुपम अकेडमी करके आया था, राज अकेडमी आई थिंक। आर्टून्स करके था वो शायद कुछ। हाँ नहीं, आर्टून्स तो बहुत बाद में बना था, उससे पहले उनका एकेडमी का चल रहा था कुछ। अच्छा। जहाँ अनुपम सिन्हा और धीरज वर्मा जी सिखाना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैं वो एड लेकर गया कि चलो यार जब सीखना है तो डायरेक्ट उन्हीं से सीखो, इधर उधर क्यों सीखे, सीधा कॉमिक आर्टिस्ट से ही सीखते कॉमिक कैसे बनाते हैं। तो मैं पहुंच गया, ये अरीना ज्वाइन करने से पहले की बात। तो मैं वहां पहुंच गया, तो वहां पे मैं अंदर गया तो उस टाइम पे बहादुर जी होते थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे। वो बोले कि हाँ किससे मिलना है। तो वो बोले, मैं बोला कि मैं ये जो इंस्टीट्यूट उसका एकेडमी का वो है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जो भी ये देख रहे हैं। तो बोले कि अनुपम जी तो अभी आए नहीं, आप बैठ जाओ पर, जब वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। मैं वहां बैठ गया, जो एरिया है वहां पे जहाँ वो किताब उनका गोडाउन वगैरह। फिर वहां से आए अनुपम जी, और अनुपम जी उस टाइम शक्ति पे काम कर रहे थे। आई थिंक शक्ति ईयर था उस टाइम पे, और शक्ति की शायद पहले ही जो ध्रुव शक्ति थी वो बनाने जा रहे थे वो। और उनके हाथ में खूब सारी वंडर वुमन की कॉमिकें थी। और वो आए तो जैसे ही वो एंट्री किए तो बहादुर बोला कि सर आपसे मिलने लड़का आया। तो बोले हाँ। मगर सर वो एकेडमी जो आप कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे, ठीक आ जाओ मेरे साथ पीछे आ जाओ। तो पीछे आप गए होंगे, वहां देखा होगा कि कैबिन होता था अनुपम जी का, कभी आप गए हो तो वहां पे गए, बोला कि हाँ बैठो, बोला दिखाओ काम। तो मैंने उन्हें काम दिखाया, तो सेम कि हाँ भाई प्रोफेशनली तो है वीक, पर फिर भी पोटेंशियल है तुम में। तो मगर सर वो आप इसलिए मैं आया हूँ कि जो आप एकेडमी बता रहे थे कि आप स्टार्ट करने वाले हो सर, कब तक स्टार्ट होगा। तो कह रहा है कि बेटा वो तो जो है वो अभी लटक गया मामला, वो अभी नहीं होगा। तो मगर सर मैं तो सीखना चाहता था, मैं कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो उन्होंने विवेक मोहन जी को फोन किया अपने केबिन से कि भाई एक लड़का आया है, आप उससे देख लो। ये वो साजिश थी। उन्होंने मुझे भेजा था विवेक मोहन जी से बात करने के लिए कि एकेडमी के बारे में आप उनसे पूछ लो। और विवेक जी को ये लगा कि अनुपम सिन्हा जी किसी आर्टिस्ट को रेकमेंड कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां पे जाते ही मुझे ट्रीटमेंट आर्टिस्टों वाला मिला कि हाँ दिखाओ क्या लाए हो, कैसा काम करते हो, ये है वो है। तो उन्होंने देख के कि हाँ तुम्हारे काम में है, पर अनुपम जी ने बोला है तो कुछ करते हैं, चलिए आपसे बताइए क्या चाहता है। मैं कहा सर मैं काम करना चाहता हूँ राज कॉमिक में। तो कह रहा कि देखिए काम अब ऐसा आपका काम तो है नहीं जो छप जाए अभी, तो आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीखेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मगर सर मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। तो बोले ठीक है, तो आप एक काम करिए, अंदर मनोज जी से बात कर लीजिए। उस टाइम पे संजय जी नहीं बैठते थे राज कॉमिक में, वो दरीबा कला में बैठते थे। ये उस टाइम की बात है, ये 2000 की बात। तो मैं मनोज जी के पास गया, वो बोले कि हाँ बताओ। मगर सर मैं राज कॉमिक में आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और जुड़ना चाहता हूँ राज कॉमिक से। क्या विवेक जी ने क्या बताया? मगर सर उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। बोला हाँ ठीक है ऐसा। बोला कि ठीक है अभी तो हमें आर्टिस्ट चाहिए नहीं, पेंसिलर वगैरह और इंकर वगैरह, क्योंकि हमारे जो करेक्टर हैं वो बना ही रहे हैं सभी। तो लेकिन तुम एक काम करो कि अगर
कंप्यूटर वगैरह जानते हो तो बताओ। मैं कहा हाँ सर मैंने कंप्यूटर में जानता हूँ। तो बोले कि ठीक है कि तुम फ्लैट कलर्स करना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो कल से परसों से, जैसे भी तुम्हें टाइम लगे। तुम्हें अपना किराया भाड़ा खुद लगाना पड़ेगा और तुम्हें स्टार्टिंग के 3 महीने कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं कहा ठीक है सर। मैं तो वहां सीखने पैसे देके सीखने गया था, अब वहां मुझे सीखने के पैसे नहीं मिल रहे, देने पड़ रहे थे। तो मैं कहा ठीक है सर मैं तैयार हूँ, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने आई थिंक 3-4 दिन फ्लैट कलर किए। तो फिर मैंने बोला कि सर ठीक है मैं इंकिंग भी कर सकता हूँ। तो बोले अच्छा तुम इंकिंग कर सकते हो? मैं कहा हाँ मैं इंकिंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम पीछे जाओ और पीछे वहां बैठे होंगे तौफिक खान, आप वो एंथोनी बनाते थे उस टाइम पे। हाँ। तो बोला आप उनसे जाके बात करो, अगर वो तुमसे अपने पेज इंक करवाने के लिए रेडी हो तो आप उनसे पेज करवा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। वहां मैं पहली बार जाके मिला, वो एक पीछे ऑफिस था, वहां पे हनीफ अजहर जी बैठते थे, तौफिक खान बैठते थे, आदिल खान बैठते थे और नरेश जी बैठते थे और डिगवाल भी बैठते थे। लेकिन कुछ ही टाइम वो रहे, उसके बाद उन्होंने उसी टाइम पे कुछ छोड़ दिया था 1-1.5 साल बाद ही, मेरे ज्वाइन करने के बाद ही। ये सब राज कॉमिक्स के ऑफिस की बात हो रही है, मेन हेड ऑफिस की बात हो रही है। हाँ ये सारी ऑफिस की बात हो रही है, ये उन 3 महीनों की बातें बता रहा हूँ जो मुझे मिले थे वहां पे काम करने के लिए। तो वहां जाके मैं देखा, मैंने सबको पहले देखा कि किसका आर्टवर्क कैसा है। और उससे पहले मैं इंक करता था, लेकिन मैं इंक करता था वो मैं स्केच पेन से करता था, मुझे नहीं पता था कि इंक ब्रश से की जाती है। तो मैंने जाके देखा वो नरेश जी ब्रश से इंक कर रहे हैं और मुझे ऐसा झटका लगा, यार ब्रश से कोई इंक कैसे कर सकता है? मगर ब्रश तो इतनी हैंडल, उस पर इतना कमांड कैसे मिल सकता है कि आप ब्रश को इतनी पतली लाइनें चला सके? अब इंकिंग के लिए कोई अपना पेज तो देगा नहीं जो फाइनल कर रहा है वो पेंसिल। तो कुछ पेज ऐसे होते थे जो रफ कर रखे होते थे या कैंसिल हो जाते थे, वो मुझे वो दे देते थे कि आप इस पे इंक कर लो। उससे पहले ये होता था कि भाई अपना ड्रॉ करो और इंक करो। तो ड्राइंग मैं करता था लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी, जैसी भी थी मैं कर लेता था और इंकिंग मैंने सीखनी स्टार्ट की और कुछ ही टाइम बाद मैं इंकिंग में अच्छा खासा सीख गया था। उस टाइम पे इंकिंग में मेरा पहला वो छपा था, एक एड आया था जिसमें ये सार्जेंट भूतनाथ वगैरह 4 कॉमिकें आई थी। उसका एक एड आया था, उसके एड की पेंसिल मैंने खुद की थी और इंकिंग भी मैंने खुद की थी। ओके। हाँ वो मेरा पहला काम था जो प्रिंट हुआ था। अगर आप मुझसे पूछोगे आपका पहला काम कब प्रिंट हुआ, तो वो मेरा पहला काम था जो प्रिंट हुआ था। सार्जेंट जिसमें वो एक स्केलेटन ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है और उसके हाथों में 4 कॉमिकें हैं, वो मेरा बनाया हुआ पहला पेंसिल था और इंकिंग था। वो मेरा पहला काम था जो प्रिंट हुआ था और मैं काफी खुश हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने बुला के कि हाँ भाई ठीक है अब ये तुम्हारा काम छप गया है तो अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक है कि हम सबको देते हैं 75 रुपीज एक पेज इंक करने के और पेंसिल के भी देते हैं इतने ही नए बंदों को, तो हम तुम्हें 150 रुपये दे देंगे। तो मैं कहा ठीक है सर, मैं पैसे तो चलो उतने मायने नहीं रखते थे उस टाइम पे, काम छपना ज्यादा मायने रखता था। तो फिर मुझे वहां से इंकिंग का काम मिलने लग गया था रेगुलरली और करीबन आई थिंक 1.5-2 साल मैंने इंकिंग का काम किया। आपकी जो ये वाकई आपने जो कहानी सुनाई है, जो ये अपना वृतांत बताया है, ये वाकई में सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश जरूर होती है कि कहीं ना कहीं आपको वहां पे जाना होता है, फिट होना होता है। प्रदीप जी मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आप ये जब जिस समय की बात बता रहे हैं, पहले तो आप बताएं कि आपकी उस समय पे उम्र क्या थी और कौन सा साल बताया आपने, कब? ये मैं राज कॉमिक में पहली बार गया था 2000 में जी 2000 में, और दिन तो मुझे याद नहीं है और महीना भी याद नहीं है। और उस टाइम पे आई थिंक मैंने 12th पास की थी और करीबन 6 महीने अरीना किया था 12th पास करने के बाद। तो आई थिंक मैं 19 साल का रहूंगा। माय गॉड, उतने पहले की आप बात बता रहे हैं। आई सपोज फोटोशॉप का कौन सा वर्जन चलता होगा उस जमाने पे? आई मीन इट वाज उस टाइम आई थिंक 7 चलता था। हाँ 7 फोटोशॉप 7 जो डिफॉल्ट आजकल पड़ा रहता है पीसीज में, वो आपने उससे सीखा। एज अ बिगनर आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इफ यू वांट टू एंटर द कॉमिक बुक इंडस्ट्री? क्या पेंसिलिंग जरूरी है या देयर इज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज नो हार्म इन डायरेक्टली जंपिंग ऑन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, चाहे पेंसिलर बनना चाहते हो या इंकर बनना चाहते हो या कलरिस्ट बनना चाहते हो, आप अच्छे आर्टिस्ट तभी बन पाएंगे जब आपको ये तीनों चीजें पता हो।
अगर आप पेंसिलर अच्छे हो और आप ये नहीं जानते कि इंकिंग जब होगी इस पे तो कैसा दिखेगा, आप अच्छी पेंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि पहले मैं बताऊं कि 90s के टाइम पे या उससे पहले जो कॉमिकें बनती थी वो बहुत हार्ड इंकिंग होती थी, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर कलर इफेक्ट नहीं होते थे, फ्लैट में छपती थी किताबें, तो उनको अपनी तरफ से ही कॉमिक इतनी भरी भरी बनानी होती थी कि वो एक एक डिटेल पे काम करते थे। जैसे कि आप सुपर कमांडो ध्रुव की स्टार्टिंग की कॉमिक देख लीजिए, उनका आर्टवर्क कितना भरा भरा होता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ दो, आज कलर इफेक्ट में आज हम उसमें टेक्सचर डाल देते हैं, कोई चीज ऐड कर देते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा आप कर नहीं सकते थे, तो आपको बहुत हैवी बनाना पड़ता था, ठीक है। और कलरिंग का ये है कि अगर आपको पेंसिल में, आप अच्छे पेंसिलर हैं और आपको ये नहीं पता कि मैं कलरिंग के लिए कितना स्पेस छोड़ूं, तो आप अच्छी पेंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यार मैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने इतना आर्टवर्क बना दिया, इतना सब कुछ भर दिया है डिटेल, और उसमें कलरिंग के लिए स्पेस ही नहीं बचा, क्योंकि इंकिंग एक बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है, पेंसिल बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है, और कलरिंग बिल्कुल एक प्रोसेस है, क्योंकि फ्लैट में अब छप नहीं रही है किताबें, क्योंकि इसलिए आप देखोगे तो पुरानी किताबों पे अगर कलर इफेक्ट हो जाए तो वो उतने इंप्रेसिव नहीं लगते, क्योंकि वो कलरिंग के हिसाब से बनाई नहीं गई थी। उसके बाद फिर जब कलरिंग स्टार्ट हुई डिजिटली, तो आर्टिस्टों ने भी खुद को इम्प्रूव किया कि बेसिकली हम जब, जैसे मैंने बताया कि हम बैठते हैं साथ में, तो प्रोसेस यही होता है कि हाँ भाई तू कलर करेगा तो बता तेरे को कैसी पेंसिल चाहिए, हाँ। और या इंकर से कि हाँ भाई तू इंक करेगा तो बता तुझे कैसी इंकिंग चाहिए, हाँ। तो ये चीजें बहुत हद तक हर आर्टिस्ट में डिस्कस होती हैं। फिर हम बताते हैं कि यार तू ना ऐसा कर, बैकग्राउंड में ना ये जगह खाली छोड़ दो, इसे मैं पैच मार के दीवार का टेक्सचर दे दूंगा, इसे मैं पेड़ का तना बना दूंगा, तो और स्काई में मैं क्लाउड बना दूंगा, क्योंकि आप देखोगे तो राजकोट में अभी भी बहुत से लोग क्लाउड्स के लिए जो है वो क्लाउड्स बना के देते हैं, जैसे कि अनुपम जी, और वो क्लाउड्स आपको पता है कैसे दिखते हैं आर्टवर्क में, जबकि बहुत से आर्टिस्ट क्लाउड्स के लिए जगह छोड़ देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से क्लाउड्स बना लेना। बहुत से कलरिस्ट करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, वो सिंपल एक ग्रेडियंट मारते थे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉमिक फील्ड में जाना चाहते हैं और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको पेंसिल की भी नॉलेज होनी चाहिए, इंकिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, कलरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, और डिजाइनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। वाह। उसके बाद आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। एनिमेशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो भारत में तो उतना नहीं, लेकिन चूंकि एनिमेशन इंडस्ट्री बाहर से ही आई है इंडिया में, एक समय था जब वॉल्ट डिज्नी सर्वोच्च थे और ट्रेडिशनल एनिमेशन वाज एट द टॉप, हमें सिखाया जाता था हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन में ये, और जैसे ही डिजिटाइजेशन आया, 3D आया, इट वाज ऑलमोस्ट कि बहुत बड़ा एक झटका लगा ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को कि भाई अब तो कंप्यूटर शायद टेक ओवर कर लेंगे। कलरिंग में आपने ये अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक छेड़ा था कि पहले तो कलरिंग ऐसे नहीं होती थी, पहले फोटोशॉप नहीं था, तो प्लीज दर्शकों को ये बताएं कि पहले फोटोशॉप से पहले टेक्निक्स होती क्या थी? देखिए, पहले मैं प्रोसेस की बात करता हूँ कैसे होती थी। पेंसिलर पेंसिल करता था पेज पे, हाँ। वो जाता था इंकर के पास इंकिंग होने के लिए। इंकिंग होने के बाद उस पेज की आई थिंक आप सब जानते होंगे कि जो कॉमिक छपती है और जो आर्टवर्क बनता है उसका साइज डिफरेंट होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो बड़ा साइज होता था उसको छोटे साइज में जो साइज प्रिंट होना होता है उसकी एक फोटोकॉपी निकाली जाती थी उस टाइम पे, और उस फोटोकॉपी पर फ्लैट कलर किए जाते थे वाटर फोटो कलर से। फोटो कलर का आपने देखा होगा, फोटोकॉपी निकाली जाती थी उसकी। हाँ, उसकी फोटोकॉपी निकाली जाती थी आर्टवर्क की, क्योंकि आप ओरिजिनल आर्टवर्क खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कलर करके, तो उसकी एक फोटोकॉपी निकाली जाती थी, उसका प्रिंट आउट होता था जो भी साइज प्रिंट होगा किताब का, हाँ ठीक है, और उसका प्रिंट साइज पे फोटो कलर से कलर किए जाते थे। और ये फोटो कलर क्या होते थे? फोटो कलर जैसे वाटर कलर होता है, और आपको याद होगा कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपती थी, बनती थी। बिल्कुल, कैमरे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे जी, और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कलर करवा रखी होती है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कलर करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करने के लिए जो कलर यूज होते हैं उन्हें फोटो कलर बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर आ गया, तो एकदम स्टार्ट नहीं हुआ है ये डिजिटल कलरिंग, उससे पहले फ्लैट कलर का वो आया, टाइम आया कलरिंग में। अब मैं सारी बातें कलरिंग के बारे में ही करूंगा। बिल्कुल। तो उस टाइम
फ्लैट कलर का सबसे पहले स्टार्ट आया फैशन उसमें ट्रेंड में। तो जो काम मैनुअली होता था, जो सुनील जी करते थे, सुनील पांडे जी, वो काम कोई भी टेक्निकल बंदा जो फोटोशॉप जानता है वो कर सकता। उसके लिए कोई आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं चाहिए होते थे, क्योंकि उसके बाद भी सुनील जी कलर स्कीम करते थे, लेकिन उस कलर स्कीम में हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी कि आप उन्हें जूम करके कलर नहीं कर सकते फोटोशॉप की तरह। तो उसमें हमेशा कलर जो होते थे वो हमेशा आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहते थे, कहीं कोई बाहर निकल जाता था, कहीं ग्रीन के ऊपर येलो चल जाता था। तो वो आप पुरानी किताबें उठाकर देखोगे उस टाइम की, तो आपको बहुत ज्यादा डिफेक्ट मिलेगा उनमें, कि नागराज का हाथ में कहीं लाल आ गया है, कहीं पिंक उसकी चड्डी टांग में चली गई है। तो ये उस टाइम पे होता था। लेकिन जब फोटोशॉप पे काम होने लगा तो फोटोशॉप में ये था कि आप जूम करके कर सकते हो उस काम को, और आप बहुत परफेक्टली उसमें फ्लैट कलर डाल सकते हो। बेशक। तो सेम वही प्रोसेस रहता था, सुनील जी के पास काम जाता था, वो कलर स्कीम करते थे, लेकिन इस बारी वो प्रिंटर के पास नहीं जाता था, वो जाता था फ्लैट कलरिस्ट के पास, और वो उसे देखकर कि यहाँ पे सुनील जी ने कौन से कलर डाले हैं, वही कलर वो कंप्यूटर में जो स्कैन पेज होता था आर्टवर्क उसमें डालते थे, अप्लाई करते थे, और फिर वो पेज प्रिंटर के पास जाते थे फ्लैट कलर का। हाँ, तो कितना खूबसूरत लगता है ये सारा सफर सोच के। देखिए आज भी हम, हमारे लिए तो वो आर्टिस्ट लेजेंड्स हैं जिन्होंने विदाउट सॉफ्टवेयर कर लिया। आज के जनरेशन के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि तुम पेपर पे कैसे कर सकते हो। मतलब सवाल यही किए जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि भाई एनिमेशन वाले कि सर ये पेपर पे कैसे हो सकता है, गलती नहीं होगी क्या? तो इवन मैं कहूंगा, इवन अगर वो फोटो कॉपीज भी थी तो भी देखिए कि हाथ की सफाई कितनी तगड़ी चीज होती है, कि एक आर्टिस्ट और कलरिंग आर्टिस्ट स्पेशली कितनी जद्दोजहद से गुजरता होगा। सारा सब वो इंकर के साथ, आप खुद सोचिए, ये हर जगह है, इंकर कैसे लाइन के ऊपर लाइन मार लेता होगा। उफ, कितना मुश्किल, कितना कमांड चाहिए हाथ में उसके लिए, और कितना आसान लगता है, सोचने में आसान लगता अगर सोचने में देख के लगता है हाँ क्या कर रखा है, आर्टवर्क को इंकी तो किया है, ब्लैक कर दिया है बस। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इंकर एक लाइन भी इधर उधर कर दे, पूरी प्रोपोर्शंस बिगड़ सकती है आर्टवर्क की। एक आंख छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई, होती है कई बार आर्टवर्क में गलती हो जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि हाथ में कितनी कमांड चाहिए। एक बेसिक कहने को बहुत ज्यादा स्किल चाहिए इंकिंग के लिए, कि आपको बिल्कुल आर्टवर्क जैसा पेंसिलर ने बनाया है हूबहू वैसे आप इंक कर पाए। ये इंकिंग में बहुत प्रॉब्लम रहती है, और इंकर्स को हमेशा इस चीज के लिए बहुत सुनाया जाता है कि तुमने मेरे आर्टवर्क का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि भाई इंकर बहुत कम है इंडिया में जो बहुत अच्छे इंकर है। बेशक इंकर काफी हुए हैं नो डाउट, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता था, पेंसिल कोई भी करे आखिर में इंकिंग वाले का आर्टवर्क हो जाता, क्योंकि वो अपने स्टाइल से इंक कर देता था, और पेंसिलर फिर कहता है यार मैंने जो बनाया वो तो बचा ही नहीं, ये तो तेरी इंकिंग ही हो गई सारी। बाद में कुछ ऐसे आर्टिस्ट आए जो कि बहुत प्रोफेशनली इंकिंग करने लगे, उसमें जगदीश इंडिया में है, सबसे ऊपर आता है। और उस टाइम पे पुराने लेजेंड्स की अगर बात करें तो राजेंद्र धोनी जी थे, बिल्कुल उनका आर्टवर्क बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा धीरज वर्मा का होता, क्योंकि धीरज वर्मा ने उन्हें खुद इंकिंग सिखाई थी राजेंद्र धोनी को। अच्छा, ओके। इस वजह से वो बिल्कुल वैसी ही इंकिंग करते थे जैसे धीरज वर्मा जी पेंसिल करते थे। एक चीज मैं जरूर कहूंगा प्रदीप जी की, ना केवल रीडर्स को वापस आने की जरूरत है, बल्कि रीडर्स को ही नए रीडर्स बनाने की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ न्यू जनरेशन, जो कि कुछ कुछ पोस्ट्स में देखने को मिलता है कि हाँ भाई अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। जब हम परिवार की बात करते हैं, ये मेरा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन में से होगा, क्योंकि ये इस टॉपिक को छुए बगैर शायद कोई वीडियो खत्म नहीं करनी चाहिए। हर आर्टिस्ट के पीछे उसकी जो नींव होती है वो उसका परिवार होता है, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनकी 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 माता पिता के या पत्नी के या किसी के भी, एनीवन हु इज इन योर लाइफ। ये क्रेडिट कि आप आज एक आर्टिस्ट हैं और उस जुनून को बरकरार रखे हुए हैं, ये क्रेडिट आप किसको देंगे आज की डेट में? उस टाइम पे जो मेरे इंटरेस्ट था, मैंने जैसे बताया कि मेरे भाई की वजह से मैंने पहली बार कॉमिक के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, और जो आर्ट का जो था मेरे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कॉमिक पढ़ता तो मैं सिर्फ एक कॉमिक रीडर और एक कॉमिक कलेक्टर ही बनता। हाँ। मैं आर्टिस्ट बन पाया क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे उस टाइम पे, और जनकपुरी में ही पोस्टिंग थी, और जनकपुरी में ही हमारा घर था। तो वो उस टाइम पे मैंने बताया कि मैं 4 साल का था जब मैं पहली बार कॉमिक से जुड़ा, और
उस टाइम पे ये नर्सरी वगैरह केजी का ये बहुत ज्यादा उस फैशन नहीं था, ये सिर्फ बड़े लोगों के वो होते थे, उनकी पहुंच होती थी चीजों में। तो पापा मुझे आके सुबह या शाम को किसी एक टाइम पढ़ाते थे, वो आ से अनार और बै से बत्तख ये सब। और जब मैं कहता था कि बत्तख क्या होती है, तो बत्तख बना के दिखाते थे कि बत्तख ये ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, और वो बहुत आड़ी तिरछी बनाते थे क्योंकि उनका आर्ट बहुत अच्छा नहीं। लेकिन वहां से मुझे आर्ट का पहला वो मिला सबक अपना। मेरे फैमिली में एक मेरे फादर ही थे जो मुझे एज ए आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मैं अगर कुछ बना लेता था अच्छा तो सबको दिखाते थे, देखो मेरे बेटे ने ये बनाया। अरे वाह। मेरे को याद है मैंने एक बार पोर्ट्रेट बनाया था किसी एक्टर का, और मेरे पापा को सबको दिखाते फिर, देखो ये मेरे बेटे ने बनाया, कितना अच्छा बनाया। तो वो उस टाइम पे मुझे सिखाते थे कि हाँ भाई कि देखो ऐसे आम बनता है, ऐसे सेब बनता है। वहां से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ आर्ट की तरफ, और वही इंटरेस्ट आगे बढ़ा। बाकी मेरी फैमिली में बाकी और किसी को आर्ट में या कॉमिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके लिए ऐसा लगता था कि ये पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा, ये तो भूखा ही मरेगा, क्योंकि ये तो बस जब देखो कागज काले ही करता रहता है। ठीक है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी है मेरी वाइफ, हालांकि उसका भी कॉमिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी उससे वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी किताबें मेरी आर्टवर्क बहुत संभाल के रखती है, और मेरे आर्टवर्क को बहुत ज़्यादा, और मेरे दूसरे जो हैं उन फैंस मतलब जो दूसरे आर्टिस्ट होंगे, क्योंकि अब भाई मेरी वाइफ है तो वो सब जानती है जी, ठीक है, तो वो काफ़ी उस चीज़ को एडमायर करती है कि हाँ भाई आप ये काम करते हो, ये सबके बस की नहीं होता, हर कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं बन पाता है। तो वो मेरे आर्टवर्क को बाकी सब चीज़ों को बहुत संभाल, आप पीछे देख रहे होगे सारी कैसे लियाकत से रखी हुई है मेरी किताबें, तो वो काफ़ी वो करते हैं इस मामले में। फिर जो आई फ्यूचर उसकी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे 2 लड़के हैं, एक 10th में है, एक अभी 7th में है। तो उनको मैं खुद कॉमिक ला के देता हूँ, कलरिंग बुक ला कर देता हूँ, कॉमिक देता हूँ पढ़ने के लिए, मेरी नॉवेल्टीज मैं उन्हें देता हूँ। हालांकि उनका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि भाई उनके पास अपना कंप्यूटर है, अपना मोबाइल है, तो कॉमिक में उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि वो आगे जाएंगे, आर्ट फील्ड में ही जाएंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे, एटलीस्ट वो ये जानते हैं कि नागराज कौन है और ध्रुव कौन है। तो कोई अगर उनसे सवाल पूछे कि क्या आप बैटमैन सुपरमैन को जानते हो और नागराज को जानते हो, तो देख के बता सकते हैं हाँ मैं नागराज को जानता हूँ, मेरे पापा नागराज ध्रुव बनाते हैं। वाह वाह, मैं खुद बहुत थ्रिल्ड हुआ ये सब सुन के। आप प्लीज अपने बच्चों के, अपनी अपनी मैम के, अपनी वाइफ के और फादर के आप प्लीज नाम बताएंगे। मेरे फादर वो अभी काफी दुखद है कि वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उनका नाम था रोशन लाल जी, और मेरी जो वाइफ है उनका नाम है सीमा, और जो मेरे बच्चे हैं उनका नाम है आयुष बड़े वाले का जो 10th में है, और देवांश जो है वो 7th में है, और मेरी मदर का नाम महेंद्री देवी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी हमारा दिल्ली आना होगा आपसे मिलेंगे जरूर, और बिल्कुल आगे बातचीत को अपनी जरूर बढ़ाएंगे आगे एज अ फैन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।